नमस्कार साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आपका आज की क्लास में। आज की क्लास में हम यूजीसी नेट की इकाई 7 के अंतर्गत जो कहानियाँ शामिल की गई हैं पाठ्यक्रम में, उसमें से बंग महिला की कहानी दुलाई वाली को देख रहे हैं। पिछली क्लास में हमने चंद्रदेव से बातें जो कहानी है बंग महिला की, उसका अध्ययन किया था और आज हम बंग महिला की दुलाई वाली कहानी का अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम दुलाई वाली कहानी के मुख्य बिंदुओं को देखेंगे, जैसे कि हिंदी की प्रथम कहानीकार राजेंद्र बाला घोष, जिनका छद्म नाम बंग महिला भी है। इनका जन्म 1882 ईस्वी में बनारस में और मृत्यु इनकी 1912 में हुई थी। ये हम पिछली क्लास में देख चुके हैं। बंग महिला घोष द्वारा लिखित दुलाई वाली कहानी 1907 ईस्वी में सरस्वती पत्रिका के भाग 8 संख्या 5 में प्रकाशित हुई थी। कहानी की प्रमुख विशेषता यह है कि यह रचना हास्य सृजन की परंपरा से हटकर मौलिकता एवं कल्पनाशीलता का अनोखा वर्णन इसमें मिलता है। दुलाई वाली को प्रथम मौलिक कहानी माना गया है और कला के दृष्टि से यह अत्यंत प्रौढ़ कहानी भी मानी जाती है। राजेंद्र बाला घोष ने आचार्य रामचंद्र शुक्ल की प्रेरणा से हिंदी में लेखन प्रारंभ किया था। इस कहानी को लेखिका ने हास्य कहानी के रूप में लिखा है। काशी और उसके आसपास के जनजीवन तथा स्त्री पुरुष की सोच, उनके मनोभाव का स्वाभाविक चित्रण इसमें किया गया है और कहानी की शुरुआत काशी के दशाश्वमेध घाट से शुरू होकर इलाहाबाद में खत्म होती है। तो यह एक लाइन बहुत ही महत्वपूर्ण है परीक्षा की दृष्टि से, इसको आप लोग याद रखिएगा। कहानी के पात्रों की बात करें तो कहानी के पात्र हैं बंशीधर, जो कि मुख्य पात्र हैं और इलाहाबाद के निवासी हैं। नवल किशोर हैं, बंशीधर के ममेरे भाई हैं, जो एक हंसमुख प्रकार के व्यक्ति हैं। जानकी देई हैं, बंशीधर की पत्नी हैं, एक गृहस्थ महिला हैं। सीता बंशीधर की शाली है। लाठीवान ट्रेन में एक यात्री है। अन्य पात्रों में बात करें तो नवल किशोर की पत्नी का नाम नहीं है। वंशीधर की सास, शाला, शाली, इक्केवाला इत्यादि इसमें पात्र हैं। कहानी कुछ इस प्रकार है। दुलाई वाली का अर्थ है कपड़े का मोटा चादर जिसे नवविवाहिता औरतें घूंघट लेती हैं। काशी जी के दशाश्वमेध घाट पर स्नान करके एक मनुष्य बड़ी व्यग्रता के साथ गोदौलिया की तरफ आ रहा था। एक हाथ में एक मैली सी तौलिया में लपेटी हुई भीगी धोती और दूसरे में सुरती की गोलियों की कई डिबिया और सूंघनी की एक पुड़िया थी। उस समय दिन के 11 बजे थे। गोदौलिया की बाईं तरफ जो गली है, उसके भीतर एक और गली में थोड़ी दूर पर एक टूटे से पुराने मकान में वह जा घुसा। मकान के पहले खंड में बहुत अंधेरा था, पर ऊपर की जगह मनुष्य के वासोपयोगी थी, यानी रहने के योग्य थी। नवागत मनुष्य धड़धड़ाता हुआ ऊपर चढ़ गया। वहां एक कोठरी में उसने हाथ की चीजें रख दी और सीता सीता कहकर पुकारने लगा। क्या है, कहती हुई एक 10 बरस की बालिका आ खड़ी हुई। तब उस पुरुष ने कहा, सीता जरा अपनी बहन को बुला ला। अच्छा कहकर सीता गई और कुछ देर में एक नवीना स्त्री आकर उपस्थित हुई। उसे देखते ही पुरुष ने कहा, लो, हम लोगों को तो आज ही जाना पड़ेगा। इस बात को सुनकर स्त्री कुछ आश्चर्ययुक्त होकर झुझलाकर बोली, आज ही जाना होगा? यह क्यों? भला आज कैसे जाना हो सकेगा? ऐसा ही था तो सवेरे भैया से कह देते। तुम तो जानते हो कि मुंह से कह दिया बस छुट्टी हुई। लड़की कभी विदा की होती तो मालूम पड़ता। आज तो किसी सूरत में जाना नहीं हो सकता। कहीं जाने के लिए तैयारी तो करनी ही पड़ती है, अचानक से कैसे कोई चला जाएगा। तुम आज कहती हो हमें तो अभी जाना है। बात यह है कि आज ही नवल किशोर कलकत्ते से आ रहे हैं, आगरे से अपनी नई बहू को भी साथ ला रहे हैं, सो उन्होंने हमें आज ही जाने के लिए इसरार किया है। हम सब लोग मुगल सराय से साथ ही इलाहाबाद चलेंगे। उनका तार मुझे घर से निकलते ही मिला, इसी से मैं झट नहा धोकर लौट आया। बस अब करना ही क्या है, कपड़ा वपड़ा जो कुछ हो बांध बूंद कर घंटे भर में खा पी कर चली चलो। जब हम तुम्हें विदा कराने आए ही हैं, तब कल के बदले आज ही सही। हाँ, यह बात है, नवल जो चाहें कराएं। क्या एक ही गाड़ी में न जाने से दोस्ती में बट्टा लग जाएगा? अब तो किसी तरह रुकोगे नहीं, जरूर ही उनके साथ जाओगे, पर मेरे तो नाकों में दम आ जाएगी। क्यों, किस बात से? उनकी हंसी से और किससे? हंसी ठट्ठा भी राह में अच्छी लगती है, उनकी हंसी मुझे नहीं भाती। एक रोज मैं चौक में बैठी पुड़िया काट रही थी कि इतने में न जाने कहाँ से आकर नवल चिल्लाने लगे, ए बुआ, देखो तुम्हारी बहू पुड़िया खा रही है। मैं तो मारे शर्म से मर गई।
हाँ, भाभी जी ने बात हंसी में उड़ा दी। वे बोली, खाने पहनने के लिए ही तो आई है। पर मुझे उनकी हंसी बहुत बुरी लगी। बस इसी से तुम उनके साथ नहीं जाना चाहती? अच्छा चलो, मैं नवल से कह दूंगा कि यह बेचारी कभी रोटी तक तो खाती नहीं, पूड़ी क्यों खाने लगी। इतना कहकर बंसीधर कोठरी के बाहर चले आए और बोले, मैं तुम्हारे भैया के पास जाता हूँ, तुम रो रुलाकर तैयार हो जाना। इतना सुनते ही जानकी देई की आंखें भर आई और आषाढ़ सावन की झड़ी लग गई, यानी वह रोने लगी। बंसीधर इलाहाबाद के रहने वाले थे। बनारस में ससुराल है। स्त्री को विदा कराने आए हैं। ससुराल में एक साले साली और सास के सिवा और कोई नहीं है। नवल किशोर इनके दूर के नाते में ममेरा भाई हैं, पर दोनों में मित्रता का ख्याल अधिक है। दोनों में गहरी मित्रता है और दोनों एक जान दो कालिब हैं। उसी दिन वंशीधर का जाना स्थिर हो गया। सीता बहन के संग जाने के लिए रोने लगी। माँ रोती धोती लड़की की विदा की सामग्री इकट्ठा करने लगी। जानकी देवी भी रोती रोती तैयार होने लगी। कोई चीज भूलने पर धीमी आवाज से माँ को याद भी दिलाती गई। 1 बजने पर स्टेशन जाने का समय आया। अब गाड़ी या इक्का लाने कौन जाए। ससुराल वालों की अवस्था अब आगे जैसी नहीं थी कि 2-4 नौकर चाकर हर समय बने रहें। सीता के बाप के न रहने से काम बिगड़ गया है। पैसे वालों के यहाँ नौकर चाकरों के सिवा और भी 2-4 खुशामदी घेरे रहते हैं। छूछे को कौन पूछे। एक कहारिन है, सो भी इस समय कहीं गई है। साले राम की तबीयत अच्छी नहीं है। वे हर घड़ी बिछौने से बातें करते हैं, यानी हमेशा बिस्तर पर ही रहते हैं। तिस पर भी आप कहने लगे, मैं ही धीरे धीरे जाकर कोई सवारी ले आता हूँ, नजदीक तो है। बंसीधर बोले, नहीं नहीं, तुम क्यों तकलीफ करोगे, मैं ही जाता हूँ। जाते जाते वंशीधर विचारने लगे कि इक्के की सवारी तो भले घर की स्त्रियों के बैठने लायक नहीं होती, क्योंकि एक तो इतने ऊंचे पर चढ़ना पड़ता है, दूसरे पराये पुरुष के संग एक साथ बैठना पड़ता है। मैं एक पालकी गाड़ी ही कर लूं, उसमें सब तरह का आराम रहता है। पर जब गाड़ी वाले ने 1.5 रुपया किराया मांगा, तब बंसीधर ने कहा, चलो इक्का ही सही, पहुंचने से काम है। नवल किशोर तो यहाँ से साथ है नहीं, इलाहाबाद में देखा जाएगा। वंशीधर इक्का ले आए और जो सब कुछ असबाब था इक्के पर रख कर आप भी बैठ गए, यानी स्वयं बैठ गए। जानकी देवी बड़ी विकलता से रोती हुई इक्के पर जा बैठी। पर इस अस्थिर संसार में स्थिरता कहाँ, यहाँ कुछ भी स्थिर नहीं। जैसे इक्का जैसे जैसे आगे बढ़ता गया, वैसे जानकी की रुलाई भी कम होती गई। सिकरौल के स्टेशन के पास पहुंचते पहुंचते जानकी अपनी आंखें अच्छी तरह पोंछ चुकी थी। दोनों चुपचाप चले जा रहे थे कि अचानक बंसीधर की नजरें अपनी धोती पर पड़ी और अरे एक बात तो हम भूल ही गए, कहकर पछता से उठे। इक्के वाले ने कान बचाकर जानकी जी से पूछा, क्या हुआ, क्या कोई जरूरी चीज भूल आए? नहीं, एक देसी धोती पहनकर आना था, सो भूल कर विलायती ही पहन आए। नवल कट्टर स्वदेशी हुए ना, वे बंगालियों से भी बढ़ गए हैं। देखो तो 2-4 सुनाए बिना न रहेंगे। और बात भी ठीक है, नाहक विलायती चीजें मोल लेकर क्यों रुपए की बर्बादी की जाए। देसी लेने में भी दाम लगेगा सही, पर रहेगा तो देश में ही। तो यहाँ से यह प्रश्न बन सकता है कि यह वाक्य किसने कहा था। इस बात को भी आप लोग ध्यान दीजिएगा, क्योंकि कथन जो है वो परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। आगे बढ़ते हैं। जानकी जरा भौहें टेढ़ी करके बोली, धोती तो धोती पहनने से काम है, क्या यह बुरी है? इतने में स्टेशन के कुलियों ने आ घेरा। बंसीधर एक कुली करके चले। इतने में इक्के वाले ने कहा, इधर से टिकट लेते जाइए, पुल के उस पार तो 1.5 दर्जे यानी उच्च वर्ग का टिकट मिलता है। वंशीधर फिरकर बोले, अगर मैं 1.5 दर्जे का ही टिकट लूं तो? इक्के वाला चुप हो रहा। इक्के का सवारी देखकर इसने ऐसा कहा। यह कहते हुए बंशीधर आगे बढ़ गए। यथा समय रेल पर बैठकर बंशीधर राजघाट पार करके मुगलसराय पहुंचे। वहां पुल लांघकर दूसरे प्लेटफार्म पर जा बैठे। आप नवल से मिलने की खुशी में प्लेटफार्म के इस छोर से उस छोर तक टहलते रहे। देखते देखते गाड़ी का धुआं दिखलाई पड़ा। मुसाफिर अपनी अपनी गठरियां संभालने लगे। रेल देवी भी अपनी चाल धीमी करती हुई गंभीरता से आ खड़ी हुई। वंशीधर एक बार चलती गाड़ी में ही शुरू से आखिर तक देख गए, पर नवल का कहीं पता नहीं। वंशीधर फिर सभी गाड़ियों को दोहरा गए, तिहरा गए, भीतर घुस घुस कर एक एक डिब्बे को देखा, किंतु नवल न मिले। अंत को आप खिजला उठे और सोचने लगे कि मुझे तो ऐसी चिट्ठी लिखी और आप न आया, मुझे अच्छा उल्लू बनाया। अच्छा, जाएंगे कहाँ, भेंट होने पर समझ लूंगा। सबसे अधिक सोच तो इस बात का था कि जानकी सुनेगी तो ताने पर ताना मारेगी,
पर अब सोचने का समय नहीं। रेल की बात ठहरी। बंशीधर झट गए और जानकी को लाकर जनानी गाड़ी में बिठा दिया। वह पूछने लगी, नवल की बहू कहाँ है? वह नहीं आए? कोई अटकाव हो गया? कहकर आप बगल वाले कमरे में जा बैठे। टिकट ड्योढ़े का था, पर ड्योढ़े दर्जे का कमरा कलकत्ते से आने वाले मुसाफिरों से भरा था, इसलिए तीसरे दर्जे में बैठना पड़ा। जिस गाड़ी में बंशीधर बैठे उसके सब कमरों में मिलाकर कुल 10-12 स्त्री पुरुष थे। समय पर गाड़ी छूटी। नवल की बातें और न जाने क्या अगड़ बगड़ सोचते गाड़ी कई स्टेशन पार करके मिर्जापुर पहुंची। मिर्जापुर में पेटराम की शिकायत शुरू हुई। उसने सुझाया कि इलाहाबाद पहुंचने में अभी देरी है। चलने के झंझट में अच्छी तरह उसकी पूजा किए बिना ही बंशीधर ने बनारस छोड़ा था, यानी इन्होंने खाना नहीं खाया था। इसलिए आप झट प्लेटफॉर्म पर उतरे और पानी के बोंबे में हाथ मुंह धोकर एक खोंचे वाले से थोड़ी सी ताजी पूड़ियाँ और मिठाई लेकर निराले में बैठ आपने उन्हें ठिकाने पहुंचाए, यानी वो खाने लगे। पीछे से जानकी की सुधाई। सोचा कि पहले पूछ लूं, तब कुछ मोल लेंगे, क्योंकि स्त्रियां नटखट होती हैं, वे रेल का खाना पसंद नहीं करती। पूछने पर वही बात हुई। तब बंशीधर लौटकर अपने कमरे में आ बैठे। यदि वे चाहते तो इस समय ड्योढ़े में बैठ जाते, क्योंकि अब भीड़ कम हो गई थी, पर उन्होंने कहा थोड़ी देर के लिए कौन बखेड़ा करे। बंशीधर अपने कमरे में बैठे तो दो एक मुसाफिर अधिक दिख पड़े। आगे वालों में से एक उतर भी गया था। जो लोग थे सब तीसरे दर्जे के योग्य जान पड़ते थे। अधिक सभ्य तो बंशीधर ही थे। उनके कमरे के पास वाले कमरे में एक भले घर की स्त्री बैठी थी। वह बेचारी सर से पैर तक ओढ़े, सर झुकाए, एक हाथ लंबा घूंघट काढ़े, कपड़े की गठरी सी बनी बैठी थी। बंशीधर ने सोचा, इनके संग वाले भद्र पुरुष के आने पर उनके साथ बातचीत करके समय बिताएंगे। एक दो करके तीसरी घंटी बजी। तब वह स्त्री कुछ अकचकाकर थोड़ा सा मुंह खोल जंगले से बाहर देखने लगी। जो ही गाड़ी छूटी वह मानो कांप सी उठी। रेल का लेना देना तो हो ही गया, अब उसको किसी की क्या परवाह। वह अपनी स्वाभाविक गति से चलने लगी। प्लेटफॉर्म पर भीड़ भी नहीं थी। केवल 2-4 आदमी रेल की अंतिम विदाई तक खड़े थे। जब तक स्टेशन दिखलाई दिया तब तक वह बेचारी बाहर ही देखती रही। फिर अस्पष्ट स्वर में रोने लगी। उस कमरे में 3-4 प्रौढ़ ग्रामीण स्त्रियां भी थीं। एक जो उसके पास ही थी कहने लगी, अरे इनकर मनई तो नाहिन आइलेन हो, देखो रोवल कर थईन। दूसरी बोली कि अरे दूसरी गाड़ी में बैठा हुई हैं। पहली बोली कि दूर बौरही, ई जनानी गाड़ी थोड़ी है। दूसरी बोली कि अरे तऊ हो भलू तो कहूँ। कहकर दूसरी भद्र महिला से पूछने लगी, कौन गांव उतरबू बेटा? मिर्जेपुरा चढ़ी हूँ न। इसके जवाब में उसने जो कहा सो वह न सुन सकी। तब पहली बोली, हट हम पूछी लाना, कहाँ उतरबू हो? आए इलाहाबाद स। दूसरी बोली कि इलाहाबाद कौन गांव हाउ गोया? पहली बोली कि अरे नाही जनलू प्रयाग जी, जहाँ मनई मकर नहाए जाला। यहाँ से प्रश्न ऐसे बन सकता है कि जो वाक्य है उसको देकर पूछा जा सकता है कि किसने बोला था, पहली ने, दूसरी ने। तो ये बहुत ही कठिन प्रश्न हो जाएगा अगर आए तो इसको भी आप लोग ध्यान दीजिएगा। दूसरी कहती है कि भला प्रयाग जी काहे न जानित, ले कहे कि नाही तोहरे पंच के धर्म से 4 दई नहाए चुकी हूँ। ऐसे हो सोमवारी और गहन दका दका लाग रहा तो तोहरे काशी जी नहाए गई रहे। पहली बोलती है कि आवे जाए के तो सब आवते जात बटले बाटिन, फुन यह साइत तो बिचारो बेपत में न पड़ल बाटिन। हे हम पंचा हैं, राजघाट टिकस कटौली, टिकस यानी टिकट, मोंगल के सराय उतरली, हो द पुन चढ़लई। दूसरी बोली कि ऐसे एक दई हम आवत रहे, एक मिली औरे मोरे संगे रही, दकौनी टिसनिया पर उकर मलिकवा उतरे से कि जुरत ही गाड़ी खुली, यानी जैसे ही उसका पति जो है गाड़ी से उतरा वैसे ही गाड़ी चल पड़ी। टिसनिया यानी स्टेशन। अब भैया उगरा फाड़ फाड़ नरियाए, ए साहब गड़िया खड़ी कर, ए साहब गड़िया तनी खड़ी कर। भला गड़िया दहिनाती काहे के खड़ी होए? पहली ऊ मेहररुआ बड़ी उजबक रहल, भला केहू के चिल्लाए से रेलियों कहीं खड़ा होला। इसकी बात पर कुल कमरे वाले हंस पड़े। अब जितने पुरुष स्त्रियां थीं एक से एक अनोखी बातें कहकर अपने अपने तजुर्बे बयान करने लगी। बीच बीच में उस अकेली अबला की स्थिति पर भी दुख प्रकट करती जाती। तीसरी स्त्री बोली, टिकसिया पल्ले बाय कि नाही,
ए साहेबवा सुनी तो कलकत्ते ताई के मसूलिया ले। अरे इहो तो नाही कि दूर से आवत रहले, फरागत के बदे उतरलेन। चौथी बोली कि हम तो इनके संगे के आदमी के देखबो न किए हो गोइया। तीसरी बोली कि हम देखी रहली हूँ, मजेक टोपी दिहले रहलेन को। इस तरह उनके बेसिर पैर की बातें सुनते सुनते बंसीधर ऊब बैठे। तब वे उन स्त्रियों से कहने लगे, तुम तो नाहक उन्हें और भी डरा रही हो। जरूर इलाहाबाद तार गया होगा, दूसरी गाड़ी से वे भी वहां पहुंच जाएंगे। मैं भी इलाहाबाद ही जा रहा हूँ, मेरे संग भी स्त्रियां हैं। जो ऐसा ही है तो दूसरी गाड़ी के आने तक मैं स्टेशन पर ही ठहरा रहूंगा। तुम लोगों में से यदि कोई प्रयाग उतरे तो थोड़ी देर के लिए स्टेशन पर ठहर जाना। इनको अकेला छोड़ देना उचित नहीं। यदि पता मालूम हो जाएगा तो मैं इन्हें इनके ठहरने के स्थान पर भी पहुंचा दूंगा। बंसीधर की इन बातों से उन स्त्रियों की वाकधारा दूसरी ओर बह चली। हाँ, यह बात तो आप भली कही। नाही भैया, हम पंच कही केहू से कुछ कहीं। अरे एक के कत करन न बाय तो दुनिया चलत कैसे बाय, इत्यादि ज्ञान गाथा होने लगी। कोई कोई तो उस बेचारी को सहारा मिलते देख खुश हुए और कोई कोई नाराज भी हुए। क्यों, सो मैं नहीं बतला सकती। उस गाड़ी में जितने मनुष्य थे सभी ने इस विषय में कुछ न कुछ कह डाला। पिछले कमरे में केवल एक स्त्री जो फारसीसी छींट की दुलाई ओढ़े अकेली बैठी थी, कुछ नहीं बोली। कभी कभी घूंघट के भीतर से एक आंख निकालकर बंसीधर की ओर ताक देती थी और सामना हो जाने पर मुंह फेर लेती थी। वंशीधर सोचने लगे कि यह क्या बात है। देखने में तो यह भले घर की मालूम होती है, पर आचरण इसका अच्छा नहीं। गाड़ी इलाहाबाद के पास पहुंचने को ही वंशीधर उस स्त्री को धीरज दिलाकर आकाश पाताल सोचने लगे। यदि दार में कोई खबर न आई होगी तो दूसरी गाड़ी तक स्टेशन पर ही ठहरना पड़ेगा, और जो उससे भी कोई न आया तो क्या करूंगा। जो हो, गाड़ी नैनी से छूट गई। अब साथ की उन अशिक्षिता स्त्रियों ने फिर मुंह खोला। का भैया, जो केहू बिना टिक्कस के आवत होए तो ओकर का सजा होला। अरे ओका ई नाही चाहत कि मेहरारू के तो बैठा दिहले और अपुआ तौन टिक्कस ले के चल दिहले। किसी किसी आदमी ने तो यहाँ तक की दौड़ मारी कि रात को बंसीधर इसके जेवर छीन कर रफू चक्कर हो जाएंगे। उस गाड़ी में लाठी वाला भी था। उसने खुल्लेम खुला कहा कि बाबूजी, कुछ हमरो साझा। इसकी बात पर बंसीधर क्रोध से लाल हो गए। उन्होंने इसे खूब धमकाया। उस समय तो वह चुप हो गया, पर यदि इलाहाबाद उतरता तो वंशीधर से बदला लिए बिना न रहता। वंशीधर इलाहाबाद में उतरे। एक बुढ़िया को भी वहीं उतरना था। उससे उन्होंने कहा कि उनको भी अपने संग उतार ले। फिर उस बुढ़िया ने उस स्त्री के पास बिठाकर अपनी जानकी को उतारने गए। जानकी से सब हाल कहने पर वो बोली, अरे जाने भी दो, किस बखेड़े में पड़े हो। पर बंसीधर ने न माना। जानकी को और उस भद्र महिला को एक ठिकाने बैठाकर आप स्टेशन मास्टर के पास गए। बंसीधर के जाते ही वह बुढ़िया, जिसे उन्होंने रखवाली के लिए रख छोड़ा था, किसी बहाने से भाग गई। अब तो बंसीधर बड़े असमंजस में पड़े। टिकट के लिए बखेड़ा होगा, क्योंकि वह स्त्री बेटिकट है। लौट कर आए तो किसी को न पाया। अरे ये सब कहाँ गई, यह कहकर चारों तरफ देखने लगे, कहीं पता नहीं। इस पर बंसीधर घबराए। आज कैसी बुरी साइड से घर निकले कि एक के बाद दूसरी आफत में फंसते चले आ रहे हैं। इतने में अपने सामने उस दुलाई वाली को आते देखा, तो ही उन स्त्रियों को कहीं ले गई है। इतना कहना था कि दुलाई से मुंह खोलकर नवल किशोर खिलखिला उठे। अरे यह क्या, सब तुम्हारी ही करतूत है। मैं समझ गया, कैसा गजब तुमने किया। ऐसी हंसी मुझे नहीं अच्छी लगती। मालूम होता कि वह तुम्हारी ही बहू थी। अच्छा, तो वे कहाँ गई। वे लोग तो पालकी गाड़ी में बैठी हैं, तुम भी चलो। नहीं, मैं सब हाल सुन लूंगा तब चलूंगा। हाँ, यह तो कहें, तुम मिर्जापुर में कहाँ से आ निकले। मिर्जापुर नहीं, मैं तो कलकत्ते से, बल्कि मुगल सराय से तुम्हारे साथ चला आ रहा हूँ। तुम जब मुगल सराय में मेरे लिए चक्कर लगाते थे, तब मैं 1.5 दर्जे में ऊपर वाले बेंच पर लेटे तुम्हारा तमाशा देख रहा था। फिर मिर्जापुर में जब तुम पेट के धंधे में लगे हुए थे, मैं तुम्हारे पास से निकल गया, पर तुमने न देखा। मैं तुम्हारी गाड़ी में जा बैठा, सोचा कि तुम्हारे आने पर प्रकट होऊंगा, थोड़ा और देख लें। करते करते यहाँ तक नौबत पहुंची। अच्छा, अब चलो, जो हुआ उसे माफ करो। यह सुनकर बंसीधर प्रसन्न हो गए। दोनों मित्रों में बड़े प्रेम से बातचीत होने लगी। बंसीधर बोले, मेरे ऊपर जो कुछ बीती सो बीती, पर वह बेचारी जो तुम्हारे से गुणवान के संग पहली ही बार रेल से आ रही थी, वह बहुत तंग हुई। उसे तो तुमने नाहक रुलाया, बहुत ही डर गई थी। नहीं जी, डर किस बात का, हम तुम दोनों गाड़ी में न थे। हाँ,
पर यदि मैं स्टेशन मास्टर से इत्तला कर देता तो बखेड़ा खड़ा हो जाता ना। अरे तो क्या मैं मर थोड़े ही गया था, 4 हाथ की धुलाई की बिसात ही कितनी। इसी तरह बातचीत करते करते दोनों गाड़ी के पास आए। देखा तो दोनों मित्र बंधुओं में खूब हंसी हो रही है। जानकी कह रही थी, अरे तुम क्या जानो, इन लोगों की हंसी ऐसी ही होती है। हंसी में किसी के प्राण भी निकल जाए तो इन्हें दया न आवे। खैर दोनों मित्र अपनी अपनी घरवाली को लेकर राजी खुशी घर पहुंचे और मुझे भी उनकी हराम कहानी लिखने से छुट्टी मिली और मुझे भी इस क्लास से छुट्टी मिली। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। अपनी पढ़ाई मेहनत से कीजिए।